प्रश्नकाल यानी वो सवाल जिसका पूछा जाना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज का सवाल ये कि क्या 2019 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे? ये सवाल क्यों है, कौन ऐसा कह रहा है, किस आधार पर ऐसा कह रहा है, ये आपको बताएंगे। दरअसल जब से बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट में बड़ी सेंध लगाई है तब से पार्टी का हौसला 7वें आसमान पर है। लेकिन दूसरी तरफ उन दलों को साफ सूंघ गया है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद से ये कहने लगे थे कि मोदी युग के दिन लगने लगे हैं। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, बातें कई और हैं। लेकिन इन सब बातों से बड़ा वो सवाल जिसे लेकर मैं आज आपके सामने आया हूं। सवाल वही है, क्या 2019 में मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे? अब इसकी दो तात्कालिक वजह हैं जो सामने आई। पहला, उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के दौरान बीएसपी और एसपी ने हाथ मिला लिया है, यानी मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए धुर विरोधी साथ आ गए। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के फायर ब्रांड सांसद डेरेक ओब्रायन ने खुल्लम खुल्ला चैलेंज किया है, या यूं कहिए कि 2019 के लिए खुली भविष्यवाणी कर दी है कि मोदी पीएम नहीं बनने जा रहे हैं। এই অগস্টেই ওনার শেষ বক্তৃতা লাল কিলা থেকে। এটা আমরা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলাম বিজেপিকে। ত্রিপুরার নিয়ে তো অনেক চর্চা হয়েছে, তার আগে একটু মনে করিয়ে দিই যে কয়েকদিন আগে যে ইলেকশন হয়েছে সেখানে কি হয়েছে, বিজেপির কত খারাপ অবস্থা। রাজস্থানে বাইপোল হয়েছে, আলওয়ারে 2014 সালে বিজেপি জিতেছিল এই সিটটা 2,80,000 ভোটে। এই আলওয়ার ইলেকশন বাইপোলে বিজেপি প্লাস 2.8 লাখ থেকে হয়ে গেল -1.5 লাখ। আজমের কোথায়? একদম রাজস্থানের একদম মধ্যিখানে, আলওয়ার হরিয়ানা বর্ডার আর আজমের একদম মধ্যিখানে। সেখানে কি হয়েছে 2014 সালে? সেটা সচিন পাইলটের সিট ছিল, সেখানে বিজেপি জিতেছিল 1,70,000 ভোটে, সেটা হচ্ছে আজমের। আর এবার प्लस 1,70,000 থেকে ওরা মাইনাস হয়ে গেছে। तो डेरेक ओब्रायन ये समझा रहे हैं कि कैसे बीजेपी ने जो जीत हासिल की थी 2014 में उससे वो नीचे आती चली जाएगी 2019 में, और पीएम बनना मोदी के लिए मुश्किल हो जाएगा। यानी ब्रायन पूरा गुना भाग करके बैठे हैं, लेकिन ऐसा करने वाले वो अकेले नहीं हैं। यहां उनकी बेचैनी बाकी दलों से थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि त्रिपुरा से पहले ये कहा जाता रहा है कि जहां जहां कांग्रेस वर्सेस बीजेपी सीधे मुकाबला होता है वहां बीजेपी कांग्रेस को साफ कर देती है। लेकिन त्रिपुरा में बीजेपी ने सीधे लेफ्ट का ही सफाया कर दिया। कहा जा रहा है कि त्रिपुरा जैसा ही कुछ बंगाल में होने की आशंका टीएमसी को सबसे ज्यादा है। वैसे इस बार बिना दूल्हे वाले गठबंधन की सुगबुगाहट दक्षिण के द्वार यानी हैदराबाद में ज्यादा है। टीआरएस यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति के चीफ के चंद्रशेखर राव की पहल पर पीपल्स फ्रंट की सुगबुगाहट है। इसमें अभी तक किस किस की रजामंदी है जरा वो देखिए। टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी साथ आने के लिए तैयार है। हेमंत सोरेन यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा साथ आने के लिए तैयार है। असदुद्दीन ओवैसी यानी एआईएमआईएम साथ आने के लिए तैयार है, और लेफ्ट साथ आने के लिए तैयार है इस पीपल्स फ्रंट में। फिलहाल इतने लोग सामने आ गए हैं, गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी वाली बाकी पार्टियां भी इस मोर्चे में शामिल हो सकती हैं, ऐसा दावा टीएमसी का है। और इसी के बूते ये चैलेंज है कि 2019 में मोदी पीएम नहीं बन पाएंगे, ये लिख कर रख लीजिए। सवाल ये है कि क्या 2019 में तीसरा मोर्चा बना? ऐसा कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ। 2 खास मेहमान हैं, नरेंद्र तनेजा हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और नीम अफजल हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मैं आप दोनों के पास आऊं उससे पहले जरा अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि तीसरा मोर्चा जब जब बना है तो उसका इतिहास क्या रहा है। जरा उसको ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि ये कोशिश नहीं हुई, लेकिन जब हुई तो कैसे औंधे मुंह गिरी और कितने दिन तक चल पाई, जरा उसको ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। सबसे पहले 1977 में जनसंघ, सीपीआई और जनता पार्टी साथ आए। इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर गई, लेकिन सरकार सिर्फ 2.5 साल ही चला सके मोरारजी देसाई। इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर तो हुई थी, लेकिन सरकार ज्यादा दिन नहीं चली। उसके बाद 1989 में जनता दल की अगुवाई में नेशनल फ्रंट बना, बीजेपी और लेफ्ट साथ आए। राजीव गांधी की हार हुई, लेकिन सरकार सिर्फ 11 महीने ही चल पाई। इसके बाद एक बार और मौका आया जब थर्ड फ्रंट बना 1996 में। यूनाइटेड फ्रंट, लेफ्ट, कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया। बीजेपी सत्ता से बाहर रही सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद, लेकिन सरकार 10 महीने ही चली देवेगौड़ा के नेतृत्व में। इसके बाद
1997 में यूनाइटेड फ्रंट, लेफ्ट और बाहर से कांग्रेस के समर्थन के जरिए सरकार चली। बीजेपी सत्ता से बाहर रही, आई.के. गुजराल पीएम बने, लेकिन ये सरकार भी 10 महीने से ज्यादा नहीं चल पाई। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस बार जो कोशिश हो रही है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 में पीएम बनने से रोक पाएगी? जो दोनों मेहमान हैं हमारे साथ, नरेंद्र तनेजा और मीम अफजल, मैं आपके साथ साथ दर्शकों को भी थोड़ा सा हमारे इस डिबेट का रूल समझाना चाहता हूं, क्योंकि कई बार डिबेट बहुत ही ऑफ द ट्रैक चली जाती है, बाहर हो जाती है मुद्दे से। हमने एक हूटर रखा है सर, सवाल पूछूंगा, आपको जवाब देने के लिए वक्त मिलेगा। अगर आप मुद्दे को भटकाने की कोशिश करेंगे तो स्क्रीन पर एक हूटर आएगा और उसकी आवाज आपको भी सुनाई देगी, जो कुछ इस तरीके की होगी जैसे हूटर बज रहा है, इस तरीके की आवाज। यह हूटर आपको 30 सेकंड बजता सुनाई देगा और उस 30 सेकंड में अगर आप मुद्दे पर नहीं लौटे तो आपका ऑडियो अपने आप डाउन हो जाएगा और दूसरे को बोलने का मौका मिल जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि मुद्दे से न भटकिए, जनता जो सुनना चाहती है वही बताइए। पहला सवाल मेरा आपसे ये मीम अफजल साहब, क्या 2019 में प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी सत्ता पर काबिज नहीं होने जा रहे अगर थर्ड फ्रंट बनता है तो? देखिए, जहां तक थर्ड फ्रंट की बात है, आप एक बात भूल गया, आपने 77 भी गिनवाया, 89 भी गिनवाया, उसके बाद 96 भी गिनवाया और आपने बताया कि नाकाम रही सरकार। लेकिन आपको याद होगा कि 1991 में कांग्रेस की सरकार बनी थी नरसिम्हा राव जी की क़यादत में, और वो भी एक कोलिशन गवर्नमेंट थी और वो पूरे 5 साल चली थी। तो ऐसा नहीं है कि तजर्बा हमेशा ही नाकाम हुआ हो। जब कांग्रेस उसमें शामिल होती है तो ये तजर्बा कामयाब होता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे, आज डेरेक ओब्रायन साहब ने जो कुछ भी कहा, ये बात तो राहुल जी भी पहले कह चुके हैं। उन्होंने कहा कि आप ये जमा खातिर रखिए कि 2019 के अंदर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होंगे। उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन ये बात सबसे पहले राहुल गांधी जी ने कही थी। और मैं ये समझता हूं कि जो हालात आहिस्ता आहिस्ता बन रहे हैं और जो डेरेक ओब्रायन ने भी थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन किया है, जिस तरह के हालात बन रहे हैं। देखिए, नॉर्थ ईस्ट के अंदर मैं ये नहीं कह रहा हूं वहां किसी की हर एक सीट की बड़ी कीमत होती है, लेकिन ये सिर्फ 5 पार्लियामेंट्री सीटों का चुनाव वहां पर है और इन 3 स्टेट्स के अंदर भारतीय जनता पार्टी क्लियर कट मेजोरिटी के साथ सिर्फ, लेकिन मीम अफजल साहब, त्रिपुरा में आई है। मीम अफजल साहब, अगर नरेंद्र मोदी पीएम नहीं बन पाएंगे तो ये तीसरा मोर्चा ये मान के चलिए राहुल गांधी को भी पीएम नहीं बनने देगा, कोई और ही पीएम बनेगा फिर। देखिए, राहुल जी ने कभी भी इस बात का दावा नहीं किया। हमारी पार्टी में कभी किसी ने नहीं कहा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। देखिए, तो वक्त और हालात होते हैं। अगर पिछले 30 साल की आप राजनीति देखें तो मैंने तो बहुत करीब से राजनीति को देखा है। तो कांग्रेस इसके लिए तैयार है कि राहुल गांधी को अगर पीएम की कुर्सी छोड़नी पड़े तो वो छोड़ देंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी को उस कुर्सी तक नहीं पहुंचने देंगे? कांग्रेस इसके लिए तैयार है? मैं तो ये नहीं कह सकता कि वो छोड़ देंगे या नहीं छोड़ेंगे या क्या हालात बनेंगे, लेकिन आज की तारीख में ये बात मैं नहीं कह सकता कौन प्रधानमंत्री बनेगा, और ये खुद राहुल जी ने भी कहा है। ठीक है, नरेंद्र तनेजा जी, क्या ये थर्ड फ्रंट बना तो नरेंद्र मोदी के लिए पीएम की कुर्सी पर दोबारा पहुंचना मुश्किल हो जाएगा? नहीं, देखिए, सपने देखने का अधिकार हर एक को है ना, उसमें। और दूसरा जो तीसरा फ्रंट, चौथा फ्रंट, 5वां फ्रंट, 6ठा फ्रंट, 10वां बना ले, है ना। देश आज क्या चाहता है? देश को यह समझ में आ रहा है कि देश में आज जो नेता, जिसके पास विजन है, जिसके पास शक्ति है, जिसके पास जनता की मोहब्बत है, वो तो नरेंद्र मोदी। पर नरेंद्र तनेजा जी, यहां बात गणित के आधार पर हो रही है। देखिए, बिहार में जब आरजेडी और जेडीयू साथ आए आप नहीं जीत सके। जब यहां यूपी में मायावती और सपा साथ आ जाएंगे तो जो वोट शेयर अगर आप मिला देंगे आपके लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा। अगर यही चीज देश भर में हुई और जो आपका 2014 का परफॉर्मेंस था, गणित ये कह रहा है कि आप गुजरात की सारी सीटें दोबारा तो नहीं जीत पाएंगे, उससे कम में आएंगे। यूपी में 72 सीटें जीती, उससे सीटें अगर कम हुई और इसी तरीके के स्थिति राजस्थान में हुई, मध्य प्रदेश में हुई, तो आपके लिए वो आंकड़ा 272 का हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, देखिए, बात हमारा साथ साथ आप विस्तार देखिए। नॉर्थ ईस्ट हमारे पास नहीं था, आज नॉर्थ ईस्ट हमारे पास है ना। इसे हमारे विस्तार को आप देखिए, आज पूरे नॉर्थ ईस्ट में 24-25 सीटें हैं, आप सबको नहीं जीत पाएंगे सर। नहीं, सुन, देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी और कांग्रेस मिले, भाई भाई हो गए,
है ना, बाय बाय होगा, क्या नतीजा निकला, क्या निकल गया। अगर अब मान लिया अब जो सुनाई में आ रहा है वो भी इनके साथ मिल जाते हैं, क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर फर्क तो पड़ा था ना सर बिहार में जब जेडीयू और आरजेडी साथ आए। देखिए उत्तर प्रदेश में की प्लेयर सपा बसपा है, कांग्रेस नहीं है सर। सपा बसपा साथ आएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी वो यूपी में। देखिए ये वो बसपा नहीं है जो आप सोच रहे हैं। आज की बसपा का कितना जनाधार है, उत्तर प्रदेश का मैं भी रहने वाला हूं, मुझे पता है, मैं बिल्कुल खास बीचों बीच उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। वो उनका आधार नहीं है, तो जब तक आधार नहीं होता है, जब तक वो नहीं होता। दूसरी बात यह है कि हमें तो जो बातें आप इशारा कर रहे हैं, हमें भी बहुत सी बातें पता है, इसलिए हमारा पार्टी का विस्तार है और आप देखेंगे हम 350 सीटें लेकर के वापस आएंगे और 350 ठीक है, ठीक है। मैं दूसरा सवाल रखना चाहता हूं सामने, और वो दूसरा सवाल हमने ये रखा है कि अगर ये थर्ड फ्रंट बन भी जाए तो तीसरे मोर्चे का चेहरा कौन होगा जो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकेगा 2019 में? क्या वो ममता बनर्जी होंगी जो कि टक्कर दे सकती है? उनके 34 सांसद हैं। क्या वो अखिलेश यादव होंगे? क्या वो मायावती होंगी? क्या वो नवीन पटनायक होंगे? या फिर कोई और चेहरा होगा जो कि टक्कर दे सकता है? हेमंत सोरेन होंगे क्या वो? या एआईएडीएमके से कोई हो सकता है? मीम अफजल साहब, वो चेहरा कौन होगा जो 2019 में नरेंद्र मोदी को रोक सके? गणित तो ठीक है, लेकिन उस गणित के साथ सपोर्ट में एक चेहरा चाहिए होगा इस थर्ड फ्रंट को। देखिए सुशांत जी, चेहरों का होना बहुत जरूरी नहीं होता। नरेंद्र मोदी जी से पहले, कुछ अरसे पहले, जब वो 14 में आए थे गुजरात की कुच्ची छोड़ करके, उससे पहले की मैं थोड़ी सी बात करता हूं आपसे। उस वक्त कोई चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं दिखाई देता था अलावा अडवाणी जी के, लेकिन हालात बदल गए, आपने देखा। तो मैं आपको ये कहता हूं, सियासत जो है वो हमेशा अपना रुख बदलती रहती है। एक बात मैं तनेजा जी को लेकिन इसका मतलब तो लोग ये समझेंगे कि इस थर्ड फ्रंट के पास या तो कोई चेहरा नहीं है, या वो चेहरा सामने रखकर पहले ही फूट नहीं पड़ने देना चाहती इस थर्ड फ्रंट में। देखिए, थर्ड फ्रंट का जो आप कंसेप्ट बता रहे हैं, ये अपने आप में ये जाहिर करता है कि शायद कांग्रेस को अलग रख करके आप बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस वक्त अपोजिशन की यूनिटी की जो असल धुरी है वो कांग्रेस पार्टी है, और पिछले कई सालों से वो ऐसा कर भी रही है। आप देख रहे हैं कांग्रेस जब भी आह्वान करती है, चंद्रशेखर राव गैर कांग्रेस गैर बीजेपी की बात कर रहे हैं, आकर के बातचीत करती है। चंद्रशेखर राव गैर कांग्रेस गैर बीजेपी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, मैं वही बात कह रहा हूं, ये चंद्रशेखर राव वही है। तो आपको तो लोग पहले ही बाहर कर दे रहे हैं सर, आपको वो मान ही नहीं रहे कि आप वो धुरी हैं ना, जिसके इर्द गिर्द जो है ये ताना बाना बुना जाए। अरे 4 साल से तो उन्होंने बड़ी 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 कुर्बत बढ़ा रखी मोदी जी से, अब अचानक वो क्या कहने लगे हैं, उन पर कितना लोग भरोसा करेंगे वो भी कहना मुश्किल है। फिर भी मैं आपको सिर्फ एक बात कहता हूं, ये विपक्ष की एकता का सवाल है। मैं कोई तल्ख बात नहीं करना चाहता इस वक्त, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि हालात करवट लेते हैं और लेंगे। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि ज्यादा खुशफहमी का भारतीय जनता पार्टी मीम अफजल साहब, मैं अगर आपसे पूछूं, ये 3 स्टेट्स में, मीम अफजल साहब, जो मैं आपसे पूछूं, में सरकार अभी तक नहीं बनी है। स्क्रीन पर रखे हैं अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, मायावती, हेमंत सोरेन, या फिर आप कह लीजिए कि एआईएडीएमके से कोई चेहरा रख लीजिए, या फिर राहुल गांधी। मीम अफजल के हिसाब से ये कौन, इनमें से कौन चेहरा नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकता है अगर सब साथ आए तो? देखिए, मैं इस बहस में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता हूं, चूंकि जाहिर है कि ये सवाल आपने अगर पूछा है तो ये सवाल की कई डायरेक्शन होती हैं। मैं बहुत पुराना आदमी हूं और मैं समझता हूं इस मौके पर इस तरह के सवाल का कोई भी जवाब नहीं देगा। आप इनमें से किसी भी लीडर से थर्ड फ्रंट की दिक्कत है, नहीं एक चेहरे पर राय नहीं बन पाती आप लोगों की। आने वाले हालात के अंदर पता लगता है जी। थर्ड फ्रंट की दिक्कत ही यही आती है सर कि वो एक चेहरा ने जो है उसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। मायावती अखिलेश को नहीं मानेंगी, ममता बनर्जी किसी और को नहीं मानेंगी, नवीन पटनायक कहां जाएंगे ये पता नहीं। देखिए थर्ड फ्रंट जब भी बना है कोई ना कोई चेहरा तो आया है सामने, और उस थर्ड फ्रंट के अंदर 89 के अंदर बीजेपी थी, 77 के अंदर बीजेपी नहीं थी, जनसंघ थी, बाद में वो बीजेपी बनी। 89 के बाद 96, 97 के अंदर बीजेपी थी। तो फ्रंट के अंदर तो खुद बीजेपी रही है, और आज बीजेपी कह रही है थर्ड फ्रंट नहीं बनेगा, चूंकि आज उनके ऊपर आ गई है, तो ये तो खुद हमेशा फ्रंट में शामिल रहे हैं। ठीक है नरेंद्र तनेजा जी, जो चेहरे में बता रहा था उसमें से कौन सा चेहरा बीजेपी को थोड़ी सी माथे पर शिकन दे सकता है कि इससे थोड़ी दिक्कत हो सकती है?
देखिए, ये सोशल मीडिया और टेलीविजन का युग है। चेहरा जरूरी है। आप देश की जनता से पूछा, क्या कोई चेहरा है आज भारत में जो नरेंद्र मोदी जी को टक्कर दे सके? कोई चेहरा नहीं है। पहले से लेकर के 100 तक तो नरेंद्र मोदी हैं, उसके बाद कोई और शुरू होता है। फर्स्ट 100 तो खाली नरेंद्र मोदी हैं, है ना। अब दूसरी बात यह है कि अब चेहरा आपके पास नहीं है तो कह दीजिए भाई चेहरे की जरूरत नहीं होती। और राहुल गांधी चेहरा थे गुजरात के अंदर, थे या नहीं थे? आपने वही चेहरा थे। पर गुजरात में टक्कर तो दी है सर उन्होंने। आज के जमाने में, गुजरात में टक्कर तो दी। टेक्नोलॉजी के जमाने में चेहरा चाहिए। आपकी सीटें कम कर दी उन्होंने। हमारे पास नहीं, हमारे पास जो चेहरा है, हमारे प्रधानमंत्री का जो चेहरा देश में है, वो पूरे कहीं भी किसी के पास नहीं है। और दूसरी बात, चेहरा भी है, व्यक्तित्व भी है, दर्शन भी है, दिशा भी है, ईमानदारी भी है। ममता बनर्जी से दिक्कत नहीं है आपको? भी है। ममता बनर्जी से कोई डर? नवीन पटनायक से कोई डर? ममता बनर्जी को कितने लोग उत्तर प्रदेश में जानते हैं? सर्वे करा लीजिए, आप तो बहुत बड़ा चैनल है। नवीन पटनायक जी को हरियाणा में कितने लोग जानते हैं? सर्वे करा लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। राहुल गांधी को तो जानते हैं सर। राहुल गांधी जी को आपने बिल्कुल सही कहा, मैं गलत जवाबदारी नहीं करूंगा। राहुल गांधी जी को बहुत सारे लोग जानते हैं क्योंकि वो एक ऐसे परिवार से आते हैं जिसका इतिहास है, तो राहुल गांधी जी को जानते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी को अभी नेतृत्व देश का देने के लिए अभी ना कांग्रेस तैयार है और देश तो बिल्कुल तैयार नहीं है। कांग्रेस तो तैयार है सर, तभी पार्टी का नेतृत्व तो दे दिया। खैर, लेकिन बाकी पार्टियां तैयार होंगी या नहीं, ये सवाल परिवार का फैसला था। ठीक है सर, मेरे पास वक्त कम है, मैं तीसरा सवाल रखना चाहता हूं। मुद्दे से मत भटकिए, देखिए हुटर बजने लगता है। तीसरा सवाल मैं रख रहा हूं, धुर विरोधियों का सिर्फ सत्ता के लिए साथ आना वोटर्स के साथ धोखा नहीं है क्या? ये हमारा तीसरा सवाल है आज प्रश्नकाल में। मीम अफजल साहब, सपा बसपा साथ आ जाएं, जेडीयू बीजे और जिस तरीके से आरजेडी साथ आ जाएं, ये क्या वोटर के साथ धोखा नहीं है? जो अब तक इन दो पार्टियों को अलग अलग देखती रही, एक दूसरे को गाली देते रहे, और अब सिर्फ सत्ता में अपने आप को बचाए रखने के लिए अगर ये पार्टियां साथ आ रही हैं, ये वोटर के साथ धोखा नहीं है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिन पार्टियों के साथ दोस्ती की है, जो आज भी उनकी सरकार में शामिल हैं, क्या उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को गाली नहीं दी? क्या भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों को गाली नहीं दी? रामविलास पासवान जी, मेरा ख्याल है उनसे ज्यादा बिटर क्रिटिक भारतीय जनता पार्टी का थर्ड मोर्चे में कोई नहीं था। आज वो उनके साथ है तो वो अच्छे हो गए। तो बीजेपी गलत कर रही है तो बाकी पार्टियां भी करेंगी क्या सर? परिस्थितियां होती हैं और जी, बीजेपी गलत कर रही है तो बाकी पार्टी भी वही करके उसको सही तो नहीं बना सकती ना सर? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि गलत कर रही है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि परिस्थितियां होती हैं तो सब कुछ करना पड़ता है। बीजेपी को भी करना पड़ता है, अपोजिशन भी करती रही है, और बीजेपी ने आज नहीं किया है ये। मैंने तो बताया आपको, 3-4 मौकों पर उन्होंने इसी तरह से मिलकर के इलेक्शन भी लड़ा है। सर, आइडियोलॉजी नाम का एक शब्द है, उस विचारधारा नाम के शब्द का क्या मतलब रह गया जब दो धुर विरोधी साथ आने लग जाएंगे? तो बीजेपी से पूछिए। नहीं, मैं तो आपसे पूछूंगा सर, अगर सपा बसपा साथ आएंगे। सर, हमारे पास खबर है, धारा का दावा तो वही करते हैं। सर, हमारे पास खबर है कि फूलपुर और गोरखपुर दोनों जगह कांग्रेस अपने प्रत्याशी आज रात तक वापस ले लेगी। तो ये सवाल आपसे क्यों ना पूछूं? आप भी तो उसको मौका दे रहे हैं। देखिए, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, लेकिन मुझे अब तक इसकी कोई जानकारी नहीं है। अगर ऐसा कोई फैसला होगा तो सामने आ जाएगा। नरेंद्र तनेजा जी, जो आपने किया वही अब विपक्ष कर रहा है। आप जिनको बताते रहे करप्ट हैं, आप जिस कांग्रेस मुक्त की बात करते रहे, उसी कांग्रेस के लोग आपके यहां आकर पवित्र हो। देखिए, बात सुनिए, गंगा में जो जाता है पवित्र हो जाता है। हमारे यहाँ जो लोग आते हैं वो अपनी जो कांग्रेस का बैगेज उसको छोड़ के आते हैं। अच्छा। और हमारे सिद्धांतों पे आके काम करते हैं। कांग्रेस हमारे यहाँ आने के बाद किसी ने गलत काम किया, नाम बताइए। अच्छा, दूसरी ये बात, सर मुझे एक बात बताइए नरेंद्र तनेजा जी, हमारी फिलॉसफी है नरेंद्र तनेजा जी, कल को दाऊद इब्राहिम भारत आ जाए तो बीजेपी में शामिल होकर पवित्र हो जाएगा क्या? दाऊद इब्राहिम भी पवित्र हो जाएगा क्या आपकी पार्टी में आके? पूछ रहा हूँ, अरविंद सिंह लल्वी जी गए थे, आपने बुला लिया था उनको अपनी पार्टी में, वो क्यों निकल के वापस आ गए? आपके प्रश्न पे आपत्ति है। क्यों सर? मुझे आपके गंगा में तो सब पवित्र हो सकते हैं ना सर? ये प्रश्न इस तरह का जो है, नहीं, ये अपमानजनक प्रश्न है। कैसे अपमानजनक है? मैं आपत्ति जाहिर करता हूं। अच्छा, कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। मैं कह रहा हूं जो बहुत ही भ्रष्ट लोग हैं, कल को नीरव मोदी मान लीजिए भारत आ जाए और पॉलिटिक्स में आना चाहे तो बीजेपी में आके पवित्र हो जाएगा क्या?
अरे भैया, नीरव मोदी तो कांग्रेस का पुत्र है, हमारे यहाँ कैसे आ जाएगा, हम कैसे ले लेंगे? कांग्रेस के कई पुत्र आपके यहाँ आ गए सर। नीरव मोदी, कांग्रेस के कई पुत्र आपके यहाँ आ गए। माल्या, ये सब तो कांग्रेस के पुत्र हैं, ये कांग्रेस के पुत्र हैं, हम उनको नहीं लेंगे। हर कांग्रेस के कई पुत्र तो आपके यहाँ है ना आज की डेट में। एक लवली साहब थे, आपके यहाँ गए, रहे, फिर वापस आ गए। नहीं, वो लोग थे जिनका कांग्रेस में अपमान हुआ, नहा के आ गए, मिलने गए। राहुल जी कुत्ते से खेलते रहे, उनको सम्मान नहीं दिया। वो लोग आए हमारे यहाँ जिनके पास कैपेबिलिटी है, देश से प्रेम है, हमारी आइडियोलॉजी से प्रेम है। सर मैं माफी चाहूंगा, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है। हमारे पास एक बहुत स्पेशल तस्वीर भी आ रही है। त्रिपुरा में लेनिन की मूर्ति जो है वो तोड़ दी है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, ऐसी एक तस्वीर आ रही है, दिखाएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद। प्रश्नकाल में इस वक्त आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं जो त्रिपुरा के बेलिनिया चौक से आ रही है हमारे पास। यहां लेनिन की मूर्ति ढहा दी गई। आप देखिए, जेसीबी लेकर पहुंचे थे। आरोप है कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इस मूर्ति को जेसीबी मशीन के जरिए गिरा दिया, तोड़ दिया। हमारे साथ दो मेहमान हैं, नरेंद्र तनेजा और मीम अफजल। मैं आप दोनों का एक छोटा रिएक्शन चाहता हूं। नरेंद्र जी, पहले आपका, कि अभी जीत को लेकर इतनी तारीफ हो रही थी और अब बीजेपी के कार्यकर्ता लेनिन की मूर्ति गिरा रहे हैं, ये क्या है? नहीं देखिए, मैंने वो तस्वीर देखी नहीं है, मेरे सामने टेलीविजन नहीं है, लेकिन यह है कि जो भी चीजें होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो या कोई भी हो, उत्साह हो या कुछ भी हो, वो कानून के अंतर्गत होना चाहिए। मीम अफजल साहब, देखिए, ये नई खबर नहीं है। आज सुबह को इंडियन एक्सप्रेस ने फ्रंट पेज पर अपनी ये खबर छापी है जिसमें बताया गया, और सीपीएम के लोगों ने भी कहा है और आज कांग्रेस की तरफ से भी और ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से भी ये इंडिकेशंस आए। कल 200 से ज्यादा जगहों पर हमला किया गया, उनके दफ्तरों को आग लगा दी गई, और आज कांग्रेस के और तृणमूल कांग्रेस के और कम्युनिस्टों के सभी के दफ्तरों को जलाया जा रहा है, बाकायदा घरों पे हमले किए जा रहे हैं, लोगों को मारपीट भी की जा रही है। लेकिन मैं देख रहा हूं सुबह से मीडिया में कहीं खबर नहीं है। नहीं, हमारे पास तस्वीर आपने दिखाई, हमारे पास जैसे तस्वीर आई है सर, हमने उसको दिखाया है और सवाल हमारी जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं सिर्फ एक आखिरी बात कहना चाहता हूं जी, और वो ये है कि लाल बहादुर शास्त्री की मूर्ति बहुत जगहों पर लगी हुई है, नेहरू जी की मूर्ति बहुत जगहों पर लगी हुई है, हमारे देश के नेताओं की मूर्तियां बहुत सी जगहों पर लगी हुई हैं। अगर वहां पर हमारे नेताओं के साथ अगर ऐसा सुलूक हो तो हमारा क्या रिएक्शन होगा? तनेजा जी, बस 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा, मेरे पास वक्त नहीं है। होते हैं और ये बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। मैं नहीं, देखिए, पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी कर रहा है, वो चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, उसमें हम भी शामिल हैं। कानून का उल्लंघन होना ये बिल्कुल गलत बात है। और जहां तक बात रही लेनिन की तुलना, आप पंडित नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री से ना करें। ठीक है, मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने आज प्रश्नकाल में हिस्सा लिया और हूटर बजने का कम से कम मौका आया, जिसका मतलब यह है कि आप लोग मुद्दे पर रहे और जनता को आप लोगों के जवाब सुनने का मौका मिला। सिर्फ बहस या लड़ाई जो अमूमन कई डिबेट्स में होती है, वैसी स्थिति नहीं हुई। जो हमारी कोशिश है कि एक मुकम्मल चर्चा हो ताकि लोगों को पता चले कि नेता क्या सोचते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रश्नकाल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।